हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक क्लाइंट का मेरे पास आईटीआर फाइल करने के लिए आया हुआ था और उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि सर क्या जो सैलरी पे मेरा टीडीएस कट चुका है क्या वो 100% रिफंड हो सकता है क्या। तो मैंने उनसे यही कहा कि ठीक है, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि आपका 100% टीडीएस रिफंड नहीं हो सकता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है सर, मेरे कुछ कलीग्स हैं जिनका कि 100% टीडीएस रिफंड उन्होंने करवाया है और उनका आया हुआ है। और मेरा एक फ्रेंड भी मुझसे कह रहा था कि यदि तुम मुझसे आईटीआर फाइल कराओगे और मुझे टीडीएस का 10% यदि तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हारा 100% टीडीएस रिफंड करवा दूंगा। ऐसे आपको भी बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो कि आपसे कहते होंगे कि भाई तुम आईटीआर यहाँ पे फाइल करा लो, तुम्हारा 100% टीडीएस रिफंड आ जाएगा। या फिर कुछ लोग ऐसे भी मिलते होंगे जो आपसे कहते होंगे कि 10% मैं लूंगा लेकिन आपका 100% टीडीएस रिफंड करवा दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सैलरी की इनकम पे जो टीडीएस आपका कटता है क्या वो 100% रिफंडेबल होता है क्या उसका रिफंड हमें क्लेम कर लेना चाहिए। इनकम टैक्स लॉ के अनुसार क्या ये लीगल है कि हमें 100% टीडीएस रिफंड करना चाहिए। यदि हमने फेक तरीके से टीडीएस का रिफंड क्लेम किया है तो इन फ्यूचर इसके क्या क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं हमें। इन सारी बातों के ऊपर आज की वीडियो में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ है फॉर्म 16। आई एम श्योर कि आपको भी फॉर्म 16 मिला होगा और इस फॉर्म 16 में पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं। पार्ट ए में जो है आपके यानी कि टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन और जो टीडीएस जिसने डिडक्ट किया उसकी इंफॉर्मेशन दी होती है। और इसके अलावा इस फॉर्म में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में आपको कितनी सैलरी मिली है उसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको Q1, Q2, Q3 और Q4 में कितनी कितनी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की गई है और इन सैलरी पे कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया है और यहाँ पे कितना टीडीएस डिपॉजिट किया गया है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी हुई होती है। अब ये जो सैलरी आपको मिली है और ये जो टीडीएस आपका कटा है, यदि आपको इसका कैलकुलेशन देखना होता है तो आप पार्ट बी में आते हैं। तो जब आप पार्ट बी में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी आपको सैलरी मिली है उसकी डिटेल्स मेंशन होती है। इसके अलावा जो भी अलाउंसेस वगैरह आपको मिले उसकी डिटेल्स होती है। आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है यानी परक्विजिट्स आपको क्या क्या मिलती है इसकी डिटेल्स इसमें दी हुई होती है। इसके अलावा जो भी अलाउंसेस वगैरह आपका जो एम्प्लॉयर है जिसने कि अलाउंसेस को माइनस कराया डिडक्ट करवाया है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई होती है। और सैलरी के अलावा जो भी अदर आपकी इनकम होती है यदि आप उसका डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर को देते हैं तो वो भी इनकम आपका इसमें आ जाता है। तो इसके अलावा यहाँ पे जो डिडक्शन होता है चैप्टर 6A का, जैसे कि आपने LIC करा रखी है या फिर आपने PPF में अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है या आपने बच्चों के एजुकेशन पे या आपने होम लोन ले रखा है उसका आपने प्रिंसिपल और EMI वगैरह आप पे कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स जब आप सबमिट करते हैं तो वो डिडक्शन भी आपको चैप्टर 6A में जो एम्प्लॉयर है वो क्लेम करवा देता है। चैप्टर 6A में जैसे सेक्शन 80C का जो डिडक्शन होता है वो आपको यहाँ पे क्लेम हो जाता है। इसके बाद यदि आपने मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस आप लिए हुए हैं और उसका प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं उसकी भी डिटेल्स जब देते हैं अपने एम्प्लॉयर को तो वो भी डिटेल्स इसमें आ जाती है। तो सारे डिडक्शन वगैरह जो होते हैं आपके चैप्टर 6A में यहाँ पे माइनस हो जाते हैं और यहाँ पर आपकी नेट जो इनकम होती है वो कैलकुलेट हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम यहाँ पे आता है। अब इस टोटल टैक्सेबल इनकम पे स्लैब रेट के अनुसार आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स ऑन टोटल इनकम यहाँ पे आता है। अब इसके बाद इस पे क्या किया जाता है, ये टैक्स जब कैलकुलेट होता है तो ये टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया जाता है। और इनकम टैक्स लॉ के अनुसार आप सैलरी पे जो भी टीडीएस आपका कटा है उसका आप 100% टीडीएस का रिफंड आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो जो हमने अभी फॉर्म 16 में डिटेल देखी थी उसका कुछ यहाँ पे हमने नोट डाउन किया हुआ है कुछ इस तरीके से कि ग्रॉस टोटल इनकम जो आपकी फॉर्म 16 के अनुसार आ रहा था वो 7,87,000 आ रहा था। डिडक्शन जो चैप्टर 6A का जिसमें 80C, 80D, 80G ये सारे डिडक्शंस इसमें टोटल 1,27,000 माइनस किए गए थे। टैक्सेबल इनकम यहाँ पे 6,59,000 का आ रहा था और यहाँ पे जो आपका टैक्स अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 46,240।
अब ये 46,000 रुपीज़ ये आपका TDS जो है गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए फेक डिडक्शन क्लेम करने के लिए टैक्स पेयर किस तरीके से यहाँ पे काम करवाते हैं, और जो लोग यहाँ पे आपको झांसा देते हैं कि 10% आप मुझे दे दीजिए, मैं आपका TDS रिफंड करवा दूंगा, या फिर आप किसी अदर से ITR फाइल करते हैं और वो आपका TDS रिफंड करवाने के लिए आपसे बोलता है। कुछ इस तरीके से लोग यहाँ पे फेक तरीके से TDS रिफंड क्लेम करते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ग्रॉस टोटल इनकम 7,87,000 आ रहा था। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि लोगों को ये पीछे जब जाते हैं तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे हम इनकम को कम कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इनकम को अपने कम कर देते हैं तो वहाँ पे टैक्स आपका कम आता है, और उस केस में क्या होता है, ये जो आपका TDS कटा है ना, ये आपको रिफंड मिल जाता है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने होम लोन ले रखा है और उस पर EMI का पेमेंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि लोगों को ये पता लगता है कि भाई 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम हम इंटरेस्ट का क्लेम ले सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, होम लोन का इंटरेस्ट 2 लाख रुपए फेक तरीके से क्लेम कर लेते हैं, और यहाँ पे नेट इनकम आ जाती है 5,87,000 रुपये। इसके अलावा डिडक्शन चैप्टर 6A का, जैसे कि यहाँ पे 1,27,000 क्लेम हुआ 80C में। अब यहाँ पे लोगों को पता होता है कि भाई 80C में तो 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट देख सकते हैं 127 ही है, लेकिन वो 1,50,000 रुपये क्लेम कर लेते हैं। इसका मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस में जो उन्होंने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन दी है वो अमाउंट तो गया ही गया, लेकिन इसके अलावा इनको जब पता चलता है कि नहीं यार 25,000 रुपये मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं, जो लोग सीनियर सिटीजन नहीं है, यदि उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो 25,000 रुपीज़ वो 80D में क्लेम कर लेते हैं। इसके बाद उन्होंने यदि रेंट वगैरह का पेमेंट कर रखा है, ठीक है, जिसपे कि HRA वगैरह उनको नहीं मिलता है और उन्होंने रेंट का पेमेंट कर रखा है, तो ऐसे केस में 80GG में उन्होंने मैक्सिमम 60,000 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर लिया। 80G में डोनेशन वगैरह उन्होंने दे रखा है, नहीं भी दे रखे हैं तो भी यहाँ पर लोग डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो डिडक्शन यहाँ पे आ रहा है वो 2,60,000 रुपये का आ रहा है, और आपकी जो नेट इनकम आई थी वो 5,87,000 रुपये की आई थी। जब आप इसको डिडक्शन माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो टैक्सेबल इनकम आती है वो आती है 3,87,752। अब ये जो इनकम आपकी है ये टैक्स फ्री हो जाती है, क्योंकि ये 5 लाख के अंदर है और 12,500 का आपको रिबेट मिलता है, इसलिए टैक्स फ्री हो जाता है। और फॉर्म 16 के अनुसार जो आपकी टैक्सेबल इनकम आई थी वो आई थी 6,59,000, और उस पर जो TDS कटा था वो 46,240 रुपये कटा था। ठीक, अब यहाँ पे आपने ITR फाइल करते समय फेक तरीके से आपने इनकम को कम कर दिया, आपने ये पूरा टैक्स फ्री करवा लिया, और ये जो रिफंड था इसको आपने 100% क्लेम कर दिया। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये 100% इलीगल है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये अमाउंट जब आप रिफंड क्लेम कर लेंगे आपके अकाउंट में रिफंड आ भी जाएगा, या हो सकता है कि आपको रिफंड आने से पहले नोटिस आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये रिफंड जो आपका है ये तभी आप क्लेम कर पाएंगे, जैसे कुछ सिचुएशन में आप इसको क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप 100% क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी ITR को फाइल करते हैं, इनकम टैक्स का जो सॉफ्टवेयर है ना वो इतना ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है कि आपकी ITR में जो इन्फॉर्मेशन दी होती है और जो फॉर्म 16 में इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयर के द्वारा जो दी गई है दोनों को मैच करता है। जैसे ही आपका ITR फॉर्म 16 से 26AS से मिसमैच करता है तो वहां पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जारी की जाती है कि भाई आपका जो ITR है वो कुछ फिगर और बता रहा है और आपके फॉर्म 1626S में फिगर कुछ और है। तो आपसे वहां पे फिर फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आपको नोटिस भेजा जाता है कि आप इसका प्रूफ सबमिट करिए, जो भी डिडक्शन आपने क्लेम किया है उसका प्रूफ सबमिट करिए, जो आपने एग्जेम्पशन वगैरह क्लेम करें उसका प्रूफ आप सबमिट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप को रिफंड क्लेम करना है तो ये जो भी आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, होम लोन का इंटरेस्ट हो गया, ये डिडक्शन हो गया, इसको आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इसका प्रूफ होना चाहिए। यदि आप यहाँ पे 2 लाख रुपए क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास इसका जेन्युइन प्रूफ बैंक से आपको रिसीव होना चाहिए, इस इंटरेस्ट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, यदि आप 80C में 1.5 लाख रुपए तक का क्लेम ले रहे हैं तो आपके पास इसका प्रूफ होना चाहिए। इसे LIC आपने करा रखी है या PPF में करा रखा है, आपने 5 ईयर्स का टाइम डिपॉजिट करा रखा है। जनरली होता क्या है कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होते हैं टैक्स पेयर के जो कि वो लोग बाद में कराते हैं, उसकी डिटेल्स अपने
एम्प्लॉयर को सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो आप उसका क्लेम कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, यदि आप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस आपने क्लेम करा है तो उसका भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसका भी आपके पास बाकायदा प्रूफ होना चाहिए। और आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है ये बैंक के थ्रू ही आपको पेमेंट करना चाहिए। यदि आप कैश में देंगे तो इसका डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। वैसे 80GG में यदि आपने किसी को रेंट पेमेंट किया है तो उस केस में भी जो एक्चुअल फिगर है, रेंट की रसीद आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपको ऑनलाइन मोड में उसका पेमेंट किया रहना चाहिए। ये डिटेल्स आपके पास प्रूफ के तौर पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो यदि आपके पास इसका प्रूफ है तो आईटीआर फाइल करते समय आप इसको क्लेम कर सकते हैं। आप ये डिडक्शंस और ये जो एग्जेम्पशंस है इसका आप क्लेम ले सकते हैं, और वहां पर अपनी इनकम को आप कम कर सकते हैं और टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये 100% क्लेम नहीं होता है, और जो लोग इस तरीके का करते हैं उनको जब नोटिस आती है तो वहां पर उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। यदि आप नोटिस में जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई, जो भी प्रूफ आपको दिया मांगा गया है, उसको आपको सबमिट करना पड़ता है। और आपको यदि लगता है कि हमने फेक तरीके से सब कुछ क्लेम किया है तो फिर आपके पास एक ऑप्शन ये बचता है कि आप इस आईटीआर को रिवाइज कर दीजिए। मतलब कि आपके पास अभी डेट बची हुई है तो आप आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं और अपनी एक्चुअल फिगर को वहां पे दिखा सकते हैं। ठीक है, और यदि ड्यू डेट निकल चुकी है तो फिर उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न में आपको 25% जो टैक्स अमाउंट आएगा उस पर अलग से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो आपकी पेनल्टी की तरह काउंट की जाएगी। इसके अलावा जो भी आपके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह लगाई जाएगी डिले आईटीआर फाइल करने के लिए, वो सब अलग से रहेगा। ठीक, तो आप ये दो तरीके से अपने आईटीआर को आप सुधार सकते हैं। लेकिन यदि आपका ये सब कुछ निकल जाता है, रिवाइज आईटीआर की ड्यू डेट निकल जाती है, अपडेटेड आईटीआर की ड्यू डेट निकल जाती है, या फिर आप इसका कोई रिप्लाई भी आप नहीं करते हैं, तो फिर उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट कर सकता है और जो भी आपका टैक्स वहां पे एक्चुअल में बनेगा उसका 200% आपसे एक्स्ट्रा टैक्स वसूल करेगा, 12% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और कभी कभी केसेस में जो टैक्स पेयर होते हैं उनको जेल भी हो सकता है। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों से यदि बचना है तो आप सही तरीके से अपने आईटीआर में इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करें। गलत तरीके से किसी के बहकावे में आकर के आप गलत तरीके से अपने इनकम को कम ना करें, फेक डिडक्शंस क्लेम ना करें, फेक एग्जम्पशन क्लेम ना करें, और अपने 100% टीडीएस को क्लेम करने की कोशिश ना करें। तो आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।